कुछ ही महीने पहले हमारे घर के पास एक अंकल और उनकी बेटी रहने आए थे। बेटी की उम्र कुछ मेरे जितनी ही होगी, शायद 20 या 21 साल, जबकि अंकल की उम्र 50 साल के करीब होगी। वो अंकल अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ना जाने वो क्या वजह थी जो उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे। अंकल हमेशा वक्त पर घर वापस आ जाते और अपनी बेटी की देखभाल ऐसे करते जैसे कोई फूल की करता हो। मैं जब भी उन दोनों को देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं जाकर उनकी बेटी से बातचीत करूं और उससे दोस्ती कर लूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे जाकर पड़ोस वाली लड़की से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है, क्या ये स्कूल नहीं जाती है? तो माँ गुस्से से कहने लगी, ये लोग बहुत ही अजीब हैं, और हाँ, खबरदार जो तुम उनके घर गई तो। ये बाप बेटी 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बेटी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा है। बड़ी अजीब बात है। वैसे तो इस उम्र में लोग अपनी बेटी का सपना पूरा करने और उनको पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजते हैं, लेकिन ये इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता। देख लेना बेटा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, और मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि माँ की बात तो सच ही थी, क्योंकि वो लड़की पूरा दिन घर में बंद रहती थी। मैंने आसपास के लोगों को और मोहल्ले वालों से भी पूछा, तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे तो लगता है ये बाप बेटी नहीं है, बल्कि इनका कोई और ही रिश्ता है, वरना इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से छुपाकर तो कोई भी नहीं रखता। आंटी कहने लगी कि मैंने उनके घर बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता है। मैं आंटी की बात सुनकर तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने आंटी से कहा, अगर अंकल अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देते तो जरूर इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर तो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम भी उन लोगों से दूर ही रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके घर जाओ और तुम्हारे लिए ही कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मैं आंटी से बातें सुनकर चुप हो गई और थोड़ा सा घबरा भी गई, लेकिन अब तो सच्चाई को जानने के लिए मेरा दिल अब पहले से भी ज्यादा बेचैन हो रहा था, और मैं किसी भी हाल में भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। उन दिनों मेरे एग्जाम चल रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो अंकल और उनकी बेटी के ख्याल ही चलते रहते थे। एक दिन जब मैं उनके घर के पास से गुजर रही थी, तब मुझे उनके घर के अंदर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। मैंने घर के दरवाजे की कुंडी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने घर के दरवाजे के पास लगी बेल पर हाथ रख दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक दरवाजा खुल नहीं गया। दरवाजा खुला तो वही अंकल सामने खड़े थे। उनके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में थे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा, क्या बात है लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है कि इस तरह किसी के घर की बेल नहीं बजाते? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी डर तो गई थी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। ये सुनते ही तुरंत ही अंकल ने कहा, अरे बेटा, किसकी मदद?
मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। तुम जाकर पहले अपने आप को संभालो। तुम अभी छोटी हो, इन मामलों से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अंकल ने मुझे खरी खोटी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान होकर सोचने लगी कि कैसे अजीब इंसान है। मैं तो इनकी मदद करने आई थी, लेकिन इन्होंने तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना दी। मैंने घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने मेरे सिर पर थपकी देकर कहा कि तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पड़ने की क्या जरूरत है। मैंने तुम्हें एक बार समझाया, दूसरी बार फिर समझाया, लेकिन अब अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पापा को सारी बात बता दूंगी कि तुम बेकार की हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। ठीक ही तो कहा है तुम्हारे वो अंकल ने, भला तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? अगर उन्हें कोई परेशानी होती भी है तो तुम क्या मदद कर पाओगे उनकी? मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगी। वो उस घर में अपने पापा के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली रूबी के घर गई थी, जिसका घर हमारे ही मोहल्ले में था। मैंने रूबी से कहा कि चलो हम छत पर चलते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार था तो मोहल्ले के सारे लड़के अपनी अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैं और रूबी छत पर बैठकर उन्हें पतंग उड़ाते देखा करते थे। जैसे ही मैं और रूबी छत पर पहुंचे, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस अंकल के घर की छत रूबी के घर की छत के साथ जुड़ी हुई है। मैं और रूबी जहां खड़े थे वहां से उनके घर का आंगन भी नजर आ रहा था। जब मैं ये देखकर खुश हो रही थी तो रूबी ने कहा कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा मैं इसलिए खुश हो रही हूं क्योंकि अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो उस घर में रहती है। तब रूबी ने अपनी नाराजगी जताई और कहा, अच्छा तो ये बात है क्या, अब तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं है? तब मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि उस घर में अकेले बाप बेटी रहते हैं और उस लड़की का बाप अपनी बेटी को किसी से बात भी नहीं करने देता है और ना ही किसी को अपने घर में आने देता है। उनके घर से उनकी बेटी के रोने की आवाजें भी आती हैं। अगर हम उससे बातचीत कर लें तो हो सकता है कि कोई हल निकल आए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बेटी को कोई बड़ी परेशानी हो और वो अंकल ये बात सबसे छुपा रहे हों। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रूबी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जानती हो ये घर किसका है और तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरी सहेली की बातों ने तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मैंने उसे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी ही तो रहते हैं। तब रूबी ने कहा, क्या तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये बाप बेटी ही है? मैंने कहा, हाँ बाप बेटी ही तो है। वो अंकल तो यही कहते हैं कि उनके घर में उनके साथ उनकी बेटी रहती है, लेकिन तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? बाप बेटी नहीं है तो क्या पति पत्नी है? तब मेरी सहेली रूबी ने कहा, हाँ पति पत्नी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्नी की उम्र कम हो और पति बड़ी उम्र का हो, इसलिए वो अपनी पत्नी को किसी से मिलने ना देता हो। ये सोचकर कि कहीं लोग उस लड़की को ये ना कह दें कि तुम तो बहुत ही कम उम्र की हो और तुम्हारा पति तो बहुत ही ज्यादा उम्र का है। मैंने रूबी से कहा, हाँ हो तो ये भी सकता है, लेकिन जो भी हो, है तो वो भी एक औरत ही ना। उसे भी तो जरूरत होगी कि कोई उसकी मदद करे या कोई उससे बातें करे, और अगर उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो तो उसे हमारी जरूरत हो सकती है। मेरी बातें सुनकर रूबी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अंकल हमें उससे बात करने देंगे।
अच्छा होगा अगर हम अपने काम से काम रखें, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा। रूबी की हम सिर्फ अपने काम से काम रखें, अगर हमने भी ऐसा किया तो उस बेचारे की मदद कौन करेगा। अभी तो मैं और रूबी ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर तुरंत ही रूबी को इशारा किया कि देखो रूबी, वो आंगन में आ गई। अगर हम चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। तब रूबी कहने लगी कि तुम ही बात करो उससे, मैं यहां से जा रही हूं। खामखा मैं उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती, और वैसे भी वो लड़की मेरी कुछ भी नहीं लगती जो मैं उसकी फिक्र करूं। रूबी के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया तो काफी देर के बाद उसने ऊपर मुड़कर देखा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने कम से कम मेरी तरफ देखा तो सही, और अब मैं उससे बात कर सकती थी। मुझे देखते ही वो अपने घर के अंदर जाने लगी, तो मैंने फिर से उसे इशारे से कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और वो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। उसे मेरी तरफ आते देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो एक जवान लड़की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में बहुत सारे दुख झेल लिए हों और अब और दुख सहने की उसमें ताकत ही ना रही हो। मैंने उसके आते ही उसे हाय हेलो किया तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ और मैंने देखा है कि तुम हर वक्त दुखी रहती हो और रोती रहती हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तब उसने मुझसे कहा, मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी और मैंने उसे पूछा कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तो तुमसे दोस्ती करके भला कोई बर्बाद क्यों होगा? अगर तुम चाहो तो तुम अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूं कि किसी को भी तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। तब उसने कहा कि मेरे राज तो मेरे पापा भी नहीं जानते हैं। मैंने उसे पूछा कि क्या वो सच में तुम्हारे पापा हैं? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, हाँ, मेरे बदकिस्मत पापा। एक बदकिस्मत बेटी का एक बदकिस्मत बाप। सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे इस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन जब मैं खुद अपनी कहानी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया वो ठीक ही किया, क्योंकि मैं इसी लायक थी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो तो पहेलियां बुझा रही थी और मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी सहेली रूबी छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी माँ के साथ वापस घर चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं रूबी के घर जाकर उस लड़की से बातचीत किया करूंगी। हो सकता है कि वो अपना दुख दर्द मुझे बताकर अपना दिल हल्का कर ले। अगले दिन मैं फिर अपनी सहेली के घर गई और मैंने छत से देखा तो वो लड़की रोज की तरह आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज ऊपर तक आ रही थी और ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जब उसे इशारा किया तो वो भी हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो छत से होकर नीचे की तरफ आ सकती हो, दरवाजा खुला हुआ है। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा कि अगर मुझे उसकी मदद करनी ही है तो क्यों ना अच्छी तरह से ही करूं, और मैं छत से कूदकर उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? कहो तो मैं अपने घर से दवा लाकर तुम्हें दे सकती हूँ,
तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये वो दर्द नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये दर्द तो मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए और मैंने उसे समझाया कि देखो, दुनिया में तो अब हर दर्द का इलाज मुमकिन है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि बस तुम मेरे लिए सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती हो। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। मेरे पापा तो एक नेक दिल इंसान है और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। उसकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था, लेकिन मैंने इसका एहसास नहीं होने दिया। वो मुझसे कहने लगी, क्या तुम मुझे कॉफी बनाकर दे सकती हो? और मैं उसके लिए कॉफी बनाने किचन में चली गई। मैं उसके घर में पहली बार आई थी और मैंने देखा कि उसका किचन बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे कहा, तुम जाकर अपने कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी वहीं लाती हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो वो मुझसे कितनी ज्यादा नाराज होंगी कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी ना सिर्फ उस लड़की के घर चली आई बल्कि दीवार भी छलांग ली थी। ऐसा भला जवान लड़कियां कब करती हैं? लेकिन उस लड़की की दुख भरी बातें जो कोई भी सुनता तो यही कर जाता। खैर, मैं उसके लिए कॉफी बनाकर उसके कमरे में आ गई। उसके कमरे में जाते ही मैं ये देखकर हैरान रह गई कि गरीब सी दिखने वाली इस बेटी के पास काफी कुछ था। उस लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े बिछा रखे थे और ये कपड़े काफी महंगे दिख रहे थे। मैंने जब उससे उन कपड़ों के बारे में पूछा कि इतने सारे कपड़े, तब वो बोली, ये कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोटिस किया था कि वो हर वक्त गंदे और मैले कपड़े ही पहने रखती थी, लेकिन उसके पास तो काफी महंगे और डिजाइनर कपड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैंने उसे कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम इन्हें पहनती क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, ये सब मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। इन कपड़ों से अब मुझे घिन आती है, इसलिए मैं अब इनको नहीं पहन सकती। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारा रंग भी गोरा है और ये तुम्हारे साइज के भी हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं किसी भी हालात में उसके वो कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा जिद की, इसलिए उसके कहने पर मैंने एक चुनरी उसके कमरे से उठा ली। मैंने उसे कहा कि मुझे बस ये चुनरी चाहिए जो मुझे और कहीं नहीं मिल रही है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो ये चुनरी ही दे दो। उसने कहा, तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार पर जरूर आना। मैंने उससे कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और तुम इस उम्र में मरने की बातें कर रही हो। तब उसने तुरंत ही एक अलमारी खोली और एक लाल रंग की डायरी निकाली। उसने मुझे वो डायरी देते हुए कहा कि यह डायरी मेरे पापा के लिए है। अगर मैं कुछ ही समय में मर जाती हूँ तो तुम ये डायरी मेरे पापा को दे देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ गलती से भी ना तुम ये डायरी पढ़ोगी और ना ही इसे मेरे पापा को दोगी। तुम मुझसे ये वादा करो और अपनी माँ की कसम खाओ, तब ही मैं तुम्हें ये डायरी दूंगी। फिर मैंने किसी तरह से उससे वो डायरी ले ली और अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में इतनी महंगी चुनरी देखी तो कहने लगी, बेटा, इतनी महंगी चुनरी तुम कहां से लेकर आई हो?
मैं तो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देती कि तुम खुद खरीद कर ला सको। सच सच बताओ कि ये चुनरी तुमने किससे ली है। मैं अपनी माँ से कोई भी बात नहीं छुपा सकती थी, इसलिए डायरी के अलावा मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, बेटा, जब तुम्हें मना किया था वहां जाने को तो तुम वहां क्यों गई थी? मुझ पर रहम करो बेटी, मैं तुम्हारी इन बेवकूफियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पापा को या मोहल्ले वालों को ये बात पता चली तो सब क्या कहेंगे? कल को उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वो तो मरने की बातें कर रही है। अगर कहीं वो सच में मर गई तो फिर क्या होगा? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कितनी स्वार्थी हैं। मेरी बातें सुनकर माँ ने मुझ पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया कि मैं दोबारा उस घर की तरफ जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को सारी बातें क्यों बता दी, लेकिन अभी मेरे पछताने को 2 दिन ही गुजरे थे कि उस घर से मौत की खबर आ गई और पता चला कि वो लड़की ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। ये बात सुनकर हम सब हैरान थे और मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की ऐसे अचानक कैसे मर सकती है। सबके शक की सुई उसके बाप की तरफ ही थी कि जरूर उस लड़की की मौत का कसूरवार उसका बाप ही है। सबका यही कहना था कि उससे पूछताछ की जानी चाहिए, इसलिए सब लोग उसके घर में इकट्ठे हो गए और उन सब में मेरे पापा भी शामिल थे। मोहल्ले वालों ने लड़की के बाप से कई सारे सवाल किए, लेकिन वो तो कोई भी बात का जवाब दिए बिना रोए जा रहा था। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। इसलिए फिर सबने फैसला किया कि अब मामला पुलिस के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब पुलिस ही सही जांच करेगी। पुलिस की बात सुनकर उसके पिता और भी ज्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बेटी के शरीर का अपमान नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कई बार पूछा था और डॉक्टर को भी दिखाया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाने को तैयार हूं, लेकिन अब तो वो मर चुकी है। भगवान के लिए मेरी बेटी के शरीर को थाने और कोर्ट कचहरी का हिस्सा मत बनाइए। तब मेरे पापा उस लड़की के पिता से कहने लगे कि आपकी बेटी का पोस्टमार्टम तो होगा ही और उसकी छानबीन भी की जाएगी कि ये मौत कैसे हुई है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी के शरीर का अपमान हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेकसूर हैं तो हो सकता है कि कोई और इसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना छानबीन किए आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करने का ये मतलब होगा कि आप उसे इंसाफ से वंचित कर रही हैं, जो उसका हक है। मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद भी लड़की का बाप उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वो ज्यादा मिन्नतें भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बेटी की मौत में उसका खुद का हाथ है। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से अपनी सहेली रूबी की छत से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से उस लड़की ने मुझे अपने पापा के बारे में बताया था, मुझे उसके पापा बेकसूर लग रहे थे। फिर अचानक ही मुझे उस लड़की की दी हुई डायरी का ख्याल आया, जो उसने अपनी मौत के बाद उसके पापा को देने के लिए दी थी। मैं भागती हुई अपने घर गई और वो डायरी लेकर उस लड़की के घर पहुंच गई। मुझे वहां देखते ही मेरे माँ पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे समय पर छोटे बच्चे यहाँ नहीं आते। मैंने अपने माँ पापा को और उस अंकल को उस डायरी के बारे में बताया जो वो लड़की मुझे सौंप गई थी।
मैंने वो डायरी उन अंकल के हाथों में दी तो पहला पन्ना पढ़ते ही वो अंकल फूट फूट कर रोने लगे। उनसे अपनी बेटी की वो डायरी पढ़ी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने अपने पापा से इशारों से इजाजत मांगी तो उन्होंने मुझे उस डायरी को पढ़ने की इजाजत दे दी। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़नी शुरू की तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो बहुत ही अजीबोगरीब थी और दर्द से भरी हुई थी। उस लड़की ने अपने पापा के लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती सिर्फ मेरी ही थी, आपकी परवरिश का इसमें कोई कसूर नहीं था। आप तो हमारी गरीबी की हालत में खुद मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी आपके इस सपने को पूरा करने के लिए दिल लगाकर पढ़ रही थी। आपका ये सपना पूरा जरूर हो जाता अगर मैं रोहित की बातों में ना आ जाती। रोहित एक बहुत बड़े अमीर खानदान का लड़का था। उसने मुझसे झूठा प्यार का नाटक रचाया और मैं उसके झूठे प्यार को सच्चा समझकर उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। मैं उसे अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी, जबकि वो तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उसे एक अच्छा इंसान समझकर प्यार किया था, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया निकला। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करके उस घर की बहू बनाएगा और अपने घर में रानी बनाकर रखेगा। लेकिन मुझे उसकी असलियत तब जाकर पता चली जब वो एक दिन मुझे अपने घर लेकर गया था। उसने कहा था कि वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहा है, लेकिन उसके घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने नहीं बल्कि मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। उसके साथ उसके घर जाकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी इज्जत, आपका भरोसा, सब कुछ। अपना सब कुछ खोने के बाद मैं जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वहां पर रखा एक हीरा निगल लिया, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि हीरा इंसान की पाचन प्रक्रिया को खराब कर देता है और समय पर इलाज ना हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए ये बात मैंने कभी किसी डॉक्टर को भी नहीं बताई कि मैं हीरा निगल चुकी हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इसी दर्द की वजह से मर जाऊं। पापा, आपने हमारी गरीबी में भी मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा था, पर मैं आपकी इज्जत और आपकी आबरू का ख्याल नहीं रख पाई। वो पल मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बने रहेंगे और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझसे जो गुनाह हुआ था उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद अपनी जुबान से आपको ये सारी सच्चाई बता सकूं। इसलिए मैं ये डायरी आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। पापा, मैं जानती हूँ कि आपने अवैध धन को कभी हाथ भी नहीं लगाया और ना ही आपको पैसों की कोई लालच है। पापा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये हीरा जो मेरे पेट से आपको मिलेगा, आप उससे एक अनाथ आश्रम बनवाना और उन बेसहारा बच्चों का सहारा बनना जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, आप उन बेसहारा बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना और जब उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा या तो कोई इंजीनियर बनेगा तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। पापा, मैंने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे माफ कर देना। उस डायरी को पढ़ने के बाद उस लड़की और उसके पिता के गम और दुख का अंदाजा हर शख्स को हो गया था जो वहां खड़ा था, और वहां खड़े हर शख्स की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और डायरी पढ़ने के बाद अब किसी को उन अंकल पर कोई शक नहीं था, लेकिन उस लड़की की इच्छा को पूरी करने के लिए हीरे का पेट से निकलना जरूरी था। इसलिए पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल पहुंचाया गया।
उस लड़की के पापा जब उसका अंतिम संस्कार करके वापस घर लौटे तब भी वो बहुत दुखी थे और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने घर में जोर जोर से एक ही बात चिल्ला रहे थे, बेटी अपने बाप को एक बार बताकर तो देखती, मैं तेरे हर दर्द में तेरे साथ खड़ा हो जाता। मेरी बच्ची एक बार तो अपना दर्द बता देती, मैं तुझे तभी माफ कर देता। लेकिन तू तो मुझे अकेला ही छोड़कर चली गई। और फिर उनके जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहल्ले वालों को अब उन अंकल से शिकायत नहीं बल्कि उन पर तरस आ रहा था। मेरे पापा और मोहल्ले वालों ने उनके घर जाकर उनको खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बेटी अपने मरने के बाद भी मेरे लिए जीने की वजह छोड़ गई। मैं जरूर जीऊंगा और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। अब मैं अपनी बेटी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसके नाम पर एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ। सबने मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और आज हमारे शहर में देश का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम खोला गया है, जिसका नाम रखा गया है प्रीति सहारा जी हाउस। लड़कियों का नाम प्रीति था, जिसके मरने के बाद उसके पिता ने उसकी इच्छा पूर्ति में ये अनाथ आश्रम खोला था। वो पिता जिसने अपनी बेटी को अकेले पाला पोसा और बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन प्रीति की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, माँ बाप ज्यादा देर तक उनसे रूठे नहीं रह सकते। मैं हर बेटी से यही कहूंगी कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत पर आंच न आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। और वही बेटी अगर अपने माँ बाप की इज्जत को कुछ अच्छे पल और कुछ मीठी बातों के लिए गवा दे, तो उस लड़की से बदकिस्मत और कौन होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।